जब ये डोकलाम क्राइसिस हुआ था, तरह से छुपते छुपाते राहुल गांधी चाइनीज दूतावास में जा रहे थे। जो एग्रीमेंट हुई थी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के ऊपर में, उसको सबको मालूम है कि गोली नहीं चलेगी। तो उसका फायदा जो चीन परस्त लोग हमारे देश के अंदर हैं कि ये कि सारा का सारा मैनिपुलेट करते हैं। और उसमें एक पार्टी है सोनिया वाली कांग्रेस पार्टी की, तमाम सुप्रीम कोर्ट जो अलग अलग चीजों पे संज्ञान लेती है, इतनी बड़ी बात उसके पास गई, कोई कार्रवाई। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अच्छे जानकार कर्नल RSN सिंह साहब हैं। सर, पहला सवाल मेरा इसी चीज पे रहेगा कि गलवान घाटी के बाद ये दूसरी घटना हुई है जब चीनी सैनिकों ने लगातार कुछ समय के बीच में ही भारतीय बॉर्डर्स के ऊपर तनाव की स्थिति पैदा की है। आखिर चीन लगातार इस तरीके की एक्टिविटीज क्यों करने लग गया है? आपने देखा होगा कि ये गतिविधियां कुछ पिछले 5-6 सालों में ज़्यादा हुई हैं, खास करके 2017 के बाद। और उसमें आप एक कॉमन फीचर देखेंगे। पहला, जब ये डोकलाम क्राइसिस हुआ था 2017 में, तो आपने देखा था कि किस तरह से छुपते छुपाते राहुल गांधी चाइनीज दूतावास में जा रहे थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब ये 2008 में कांग्रेस पार्टी और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो MOU साइन हुआ था, उसका उजागर 2020 में होने लगा था। और उस समय आपने देखा होगा कि उसी समय ये गलवान वाला हुआ। और अब जब ये पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, तो आपने देखा ये जो तवांग के इलाके में जो हुआ, तो ये इस तीनों के साथ कोई ना कोई राजनीतिक पहलू जुड़ी हुई है। लोग याद रखें कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक अंग है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और वो एक संपूर्ण रूप से वो एक राजनीतिक मशीनरी है। आर्मी जो है चीन की, जो डिफेंस फोर्सेस है, वो एक संपूर्ण रूप से वो एक राजनीतिक एक उसका इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। यहाँ तक कि आपने अगर उसकी पूरी संगठन का अगर अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि बटालियन के लेवल तक एक पॉलिटिकल कमिश्नर होता है, जिसका कि यही काम होता है कि किस तरीके से लोगों पे को इंडोक्ट्रिनेट किया जाए कम्युनिस्ट विचारधारा से, या नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट, चाइनीज़ नेशनलिस्ट कम्युनिज्म का जो ये है, उनको किस तरह से उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाए। और दूसरा उनका ये है कि उस पर नियंत्रण, आइडियोलॉजिकल नियंत्रण रखना, ठीक है। और तीसरा, वो रिपोर्टिंग भी करते हैं कि कोई ऐसा तो अहदेदार नहीं है पूरी व्यवस्था में जो कि जिसकी सोच अलग हो। तो इस तरीके से वो एक राजनीतिक एक यंत्र है। उस राजनीतिक यंत्र के हम जैसे हम अपनी सेना में एक लड़ाकू रूप देखते हैं, एक क्षत्रिय रूप देखते हैं, ठीक है। जो भी सेना में आता है वो क्षत्रिय है, ठीक है ना। अगर लेकिन उनकी जो सोच है और उनकी व्यवस्था है, उसमें ये जिसको शिवेलरी कहते हैं या वो सब चीज़ें नहीं हैं। वो एक मात्र यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, और वो एक लिवरेज है। लिवरेज है जो आपके टारगेट कंट्रीज़ हैं, वहाँ की राजनीति को उस पे लिवरेज करना, और उसी के तहत ये सब होता है। अब सबको मालूम है कि 1993 में जो एग्रीमेंट हुई थी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के ऊपर में, उसको सबको मालूम है कि गोली नहीं चलेगी। जब इस बात का इत्मीनान हो कि गोली नहीं चलेगी, तो उसका फ़ायदा जो चीन परस्त लोग हमारे देश के अंदर हैं, वो चीन के साथ साठ-गांठ करके ये कि सारा का सारा मैनिपुलेट करते हैं। आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया सर, जिसमें से पहली जिक्र आपने उस MOU की जो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ और इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ होती है।
चाइना के अंदर कम्युनिज्म है और वो उनकी नेशनल पार्टी है, वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी है, लेकिन इंडिया के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसकी नेशनल पार्टी नहीं हो सकती। वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, वो कोई रूलिंग पार्टी हो सकती है, लेकिन वो देश की पार्टी नहीं हो सकती। जो सत्तारूढ़ पार्टी आप उसे कह सकते हैं, लेकिन देश की पार्टी नहीं है। तो ये किस तरीके का षड्यंत्र है या ये किस तरीके की चीज़ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक देश की जो पार्टी है उसके साथ संबंध बनाती है, एमओयू साइन करती है? वही नहीं, इन्होंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल लाइजन डिपार्टमेंट उस ILD के साथ इन्होंने समझौता वो MOU साइन किया है। ILD वहाँ की एक खुफिया एजेंसी है। जिस तरह से तमाम देशों में एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए खुफिया एजेंसी है, उसी तरह चाइना में ILD है। पहले के समय में, कोल्ड वॉर के समय में ILD का ये काम था कि जितने दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं उनके साथ लियाज़न रखना, और ये सारे के सारे आपके सीताराम येचुरी, ज्योति बासु, ये जितने गैंग हैं, माओवादी लीडर्स, ठीक है, आपके जुडिशरी में कुछ लोग, ये सब ILD के द्वारा नियंत्रित थे और उनके साथ मिलजुल के काम करते थे अपने ही देश के खिलाफ। अब क्या हुआ है कि ILD ने थोड़ा अपना रूप और व्यापक किया है। उसके तहत उन्होंने बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ भी ये सांठगांठ बैठाने लगे, और उसमें एक पार्टी है सोनिया वाली कांग्रेस पार्टी। उसके पहले वाली कांग्रेस पार्टी नहीं, उसके पहले वाली कांग्रेस पार्टी का रूस से जो भी आदान प्रदान होता हो, लेकिन उसके सांठगांठ किए है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई MOU साइन करते हैं तो वहाँ की सरकार के साथ आप साइन कर रहे हैं। MOU पार्टी टू पार्टी कोई मतलब ही नहीं बन जाता है, ठीक है ना, वहाँ की पार्टी ही सरकार है, ठीक है। और उससे ज़्यादा उसी दौरान जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, पाकिस्तान के जमायते इस्लामी से भी उन्होंने ऐसा ही MOU साइन किया था। और कोई दुनिया भर में कोई 160 देशों में 600 ऐसे पॉलिटिकल ऑब्लिक कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके साथ इन्होंने इस तरह का MOU साइन किया हुआ है। और ये एक तरह से अल्टरनेट डिप्लोमेसी चलाते हैं। हर दूतावास में जो ILD के लोग होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। तो ये जो राहुल गांधी को आप छुप के जाते हुए देखा था आपने, उन्हें वो उन्हीं से वार्तालाप करने, वो ILD वालों से वार्तालाप करना। ये लोग कहते हैं चाइना को कि आपको क्या करना है ताकि इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मान लीजिए ठीक है, कोई पार्टी अगर ऐसा MOU साइन करती है तो उनका तो लिवरेज है चाइना का। हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ हमारा तो कोई लिवरेज नहीं है उनके यहाँ। अब सबसे बड़ी बात है कि इस बात की मुझे हैरानी है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट जो अलग अलग चीज़ों पे संज्ञान लेती है, इतनी बड़ी बात उसके पास गई दिखाने को अंग्रेजी में, वो सारा काम अपना अंग्रेजी में ही करते हैं ना। जज साहब ने अंग्रेजी में अपना बड़ा उन्होंने सरप्राइज़ दिखाया कि, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि जब ये पूरा नवलखा वाला और वो नंदिनी सुंदर और सलमान जुदुम और एक हाई कोर्ट का जज है दिल्ली का, उसकी बीबी भी वही है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, सब को मिला लें आप, तो हमारे जुडिशरी में भी बहुत बड़ी घुसपैठ रही है शुरू से आज तक। ये कम्युनिस्ट का, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। मिसाल के तौर पे बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एक व्यक्ति, उसका नाम था VK कृष्ण अय्यर, ठीक है, वो 1959 में जो केरला में कम्युनिस्ट की सरकार बनी थी उसमें वो मंत्री था, नमूद्रिपाद की सरकार में। पहली बार दुनिया में
कोई सरकार इलेक्शन, कम्युनिस्ट सरकार इलेक्शन के द्वारा बनी थी, ठीक है, उसका वो हिस्सा था। मिसेस गांधी को उनके पिताजी नेहरू ने उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। जब ये सरकार आई तो उन्होंने उस सरकार को डिसमिस करवाया किसी तरीके से। जब ये सरकार डिसमिस हो जाती है तो ये महाशय वकालत शुरू कर देते हैं फिर, और वकालत शुरू करने के बाद ये हाई कोर्ट के जज बनते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। अब ये एक ऐसा, और यही नहीं, ये जज ही नहीं बनते, आज भी किसी जज साहब से पूछोगे तो वो इतना आइकॉनिक आदमी है, ये जानते क्या बातें करते, नहीं क्या बातें करते जानते उनके, अरे वी.के. कृष्ण अय्यर क्या बोलते थे, क्या अंग्रेजी बोलते थे, कुछ तो दाहिने कान के ऊपर से निकल जाते थे, कुछ बाएं कान के ऊपर से निकल जाते, कुछ सर के ऊपर से। वो उनका दैट इज हिज मेरिट, ठीक है ना, ठीक है। बाकी वो हमको और आपको कंफ्यूज करने के लिए अंग्रेजी भाषा का जितना दुरुपयोग हमारी माननीय न्यायालय ने किया है टू इन्फ्लिक्ट अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन द पीपल, उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया। आपको बताता हूँ एक, आप बड़े इंटरेस्टिंग उसमें सब्जेक्ट पे हैं अभी, तो थोड़ा सा एक अंग्रेजी कम है। आपको एक मुकदमा चल रहा था कि वेदर द सेंटर हैज गॉट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विथ फाइनलिटी, क्या उसको क्वेश्चन किया जा सकता है कि नहीं। तो अंग्रेजी भाषा की बात कर रहा हूँ मैं। तो पालकी वाला थे, ठीक है। अब वहाँ पे उन्होंने, उनकी आदत थी वो दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके वो अपना आर्गुमेंट करते थे। तो उन्होंने कहा, मिलॉर्ड ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि वंस द बिल इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट इट शैल स्टैंड अमेंडेड। अब उन्होंने अंग्रेजी का सर कि शैल स्टैंड अमेंडेड, उस पर वो इसरार करते रहे। तो एक कोई त्रिपाठी साहब थे, वो भी बहुत बड़े वकील थे ऑपोजिट में, उन्होंने कहा कि तो क्या वो संविधान के निर्माता क्या लिखते, शैल सिट अमेंडेड। तो ये अंग्रेजी का जो ये उलट फेर जो चलता है ना, ये तो कुछ भी जजमेंट हो सकता है अंग्रेजी भाषा को। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैंने नवलखा को आपको दिया, वो क्या वो कौन सा फ्रीडम फाइटर है कि आपने उसको स्टेट गेस्ट का वो अपने घर में रह रहा है, उसको पूरे ये वही है। आई डिडंट नो गौतम नौलखा 10 years बिफोर, नंदनी सुंदर, ये सब कोई उससे पूछता नहीं कि तू हर 5 दिन पे जाती क्यों है वहां पे छत्तीसगढ़ में। उसी तरीके से मैं आज से 20 साल पहले की बात है, एक मैं किसी से बात कर रहा था, पुलिस वाले से, एक पुलिस ऑफिसर से बिहार में, उसने कहा मेरे को कि सर ये माओवादियों को हम पकड़ते हैं और वो पकड़े, जैसे ही वो पकड़े गए एक लॉयर सीधे फ्लाई करके दिल्ली से आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का। कौन उसको पैसे देता है, कहाँ से पैसे आते हैं। तो जुडिशरी में इनका इन्फिल्ट्रेशन बहुत पहले से रहा है। और इसको अभी मैं एक टीवी चैनल पे था तो किसी ने एक फॉर्मुलेशन किया नो, पीएलए गैंग, ये सब पीएलए गैंग के हिस्से हैं। तो ये पूरी जो आपने ये देखी ना, ये जो भी इंसिडेंट हुआ तवांग से या गलवान में, मैं बिल्कुल इसी से उसको जोड़ के मैं देखता हूँ। हमारे देश के अंदर में जो मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में जो जिहादी हैं, एंड 90% ऑफ देम आर जिहादी। चीन की सरकार जिस तरह से उइघुर मुस्लिम्स के साथ व्यवहार कर रही है, दाढ़ी काटने को बोल दिया, बुर्का बैन कर दिया, मोहम्मद राम रखना बंद कर दिया, चर्च को भी किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हिंदुस्तान पर हमले के लिए, उसका आपने उदाहरण देख लिया। ये जो नलिनी, जो राजीव गांधी की किलर थी, कि जब राजीव गांधी की हत्या होती है तो कोई कांग्रेसी नहीं मरा उसमें। जब उसके पास न्यूक्लियर पावर आ जाता है, वो फिर वो प्रॉक्सी वॉर शुरू कर देती है। जैसे ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर किया, बड़े जोर शोर से यहाँ पे जिहादी टेररिज्म शुरू हुआ इंडिया में। अब टाइमिंग